यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि दोस्तों इसकी वापस से चर्चा होने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे आप सभी जानते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में और कहां पर लागू है, गोवा के अंदर लागू है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिए उत्तराखंड ने अभी इसे लागू करने के लिए एक समिति का निर्माण किया था और उसका नाम ध्यान रखिएगा रंजन प्रकाश देसाई जो आयोग है इसका दोस्तों निर्माण किया गया। तो अगर आपसे पूछ ले रंजन प्रकाश देसाई आयोग, इसका निर्माण दोस्तों एक तो ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए और एक ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के अंदर दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। देखिए भारत में दोस्तों कोई अपराध अगर हुआ है तो अगर दोस्तों वो अपराध जो है, अगर वो अपराध कैसा है दोस्तों, फौजदारी अपराध है या क्रिमिनल दोस्तों ऑफेंस है, तो उसके लिए भारत के संविधान में सीआरपीसी में सभी के लिए दोस्तों एक प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे दोस्तों आपके शादी के मामले हैं, तलाक का मामला है, गोद लेने का मामला है, ये सभी मामले दोस्तों हर धर्म के अनुसार अलग अलग हैं, तो क्यों ना इन्हें भी समान किया जाए, इसके लिए दोस्तों आपके ये प्रावधान। आर्टिकल 32 में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह आर्टिकल 32 में, मतलब दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसमें 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करेगा और इनमें से एक सवाल अभी परीक्षा में पूछा गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश दोस्तों, तीसरा ध्यान रखिएगा अधिकार प्रक्षा है और चौथा दोस्तों ध्यान रखिएगा तीसरा अधिकार प्रक्षा, चौथा दोस्तों उत्प्रेषण है और पांचवा ध्यान रखिएगा ये प्रतिषेध है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए, ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है और इसी दोस्तों आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल पूछे 54, अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होने वाला दोस्तों, इस निर्वाचक में कौन कौन भाग लेगा, जो इलेक्टोरल होगा, जो निर्वाचक मंडल होगा, ये आर्टिकल 54 में। और भविष्य का छपने वाला सवाल है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचित दोस्तों एमपी शामिल होंगे इसमें और निर्वाचित एमएलए जो हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। तो इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, नॉमिनेटेड जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा, सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करेगा। तो ध्यान रखिए आर्टिकल 44 जो है हमारे सवाल का सही आंसर। आगे देखिए एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, अगर पूछूं मैं आपसे किस कॉन्टिनेंट के अंदर एटलस पर्वतमाला स्थित है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चोटी स्थित है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहां पर दोस्तों एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर पूछे आपसे ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है बाहर की तरफ कौन है, बाहर की तरफ दोस्तों आपके महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे उत्तरी अमेरिका तो यहां पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, तो एक रॉकीज जो पर्वत है ये बड़ी फेमस है, तो ध्यान रखिएगा रॉकीज जो पर्वत दोस्तों अगर आपसे पूछे कहां स्थित है तो उत्तरी अमेरिका, तो नोट करना रॉकीज पर्वत कहां है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि अपलेशियन पर्वत कहां पर है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है अपलेशियन पर्वत, उत्तरी अमेरिका में भी कहां पर, यूएसए के अंदर। और रॉकीज कहां दोस्तों, ये कनाडा और यूएसए के अंदर है रॉकीज, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर पूछे दक्षिण अमेरिका में कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण जो अमेरिका है दोस्तों, इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें दोस्तों एंडीज, कौन सी है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका के अंदर। और अगर पूछे आपसे अफ्रीका में कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका में दोस्तों अगर आपसे पूछ ली जाए तो नोट करना अफ्रीका जो है इसमें दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो अफ्रीका में स्थित है एटलस। यहां पर कौन है, एटलस पर्वत श्रृंखला। और अगर पूछे आपसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने ऑप्शन हो गया अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर है, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में स्थित है। ये चारों दोस्तों मैप आपके सामने, और चारों मैप में जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं
है उनकी लोकेशन आपके सामने। एक यूरोप दोस्तों रह गया, तो यूरोप में अगर आपसे पूछ लो कि यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एक तो लिखेगा कॉकेसस यूरोप के अंदर है, और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा आल्प्स जो है ये भी यूरोप के अंदर है। अगर पूछे इसमें दोस्तों कॉकेसस की चोटी कौन सी है, तो माउंट अल्ब्रुज जो है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कॉकेसस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर पूछे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ध्यान रखिएगा माउंट विंसन मैसिव जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप की। और एशिया में दोस्तों आपके हिमालय। आगे बढ़िएगा, गन्ना और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर देश कौन सा है? भारत है, ब्राजील है, अमेरिका है और क्यूबा है। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तबीयत एकदम ठीक है, अब तुम परीक्षा की तबीयत को खराब कर देना, ठीक है। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, इंडिया, ब्राजील, अमेरिका और क्यूबा। किसके लिए दोस्तों? गन्ना और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कॉफी, दोस्तों याद करो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील जो देश है ये सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील की अगर बात करो दोस्तों, तो ब्राजील में जो कॉफी के जो बागान है इन्हें कहते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? इन्हें फेजेंडा कहते हैं, ब्राजील में कॉफी के बागान को। अगर पूछे आपसे कि ब्राजील जो है दोस्तों, इस ब्राजील में एक स्थान है रियो, और रियो में दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। और ध्यान रखिएगा इसकी जो रिपोर्ट है वो कहलाती है दोस्तों, लिखिएगा एजेंडा 21 जो है वो इसकी रिपोर्ट कहलाती है। यह सवाल भी अभी परीक्षा में पूछा गया था, एजेंडा 21 क्या है। अगर पूछे आपसे ये ब्राजील, दोस्तों ध्यान रखिएगा अमेजोन वर्षावन कहां स्थित है? ब्राजील के अंदर स्थित है अमेजोन वर्षावन, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ब्राजील, करेक्ट आंसर। अगर पूछे गन्ना और कॉफी में ब्राजील पहले स्थान पर है। मक्का में कौन है दोस्तों? मक्का में ध्यान रखिएगा आपके अमेरिका है। और क्यूबा को दोस्तों क्या बोलते हैं? बाउल ऑफ शुगर, लिखिएगा चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? बाउल ऑफ शुगर क्यूबा कहते हैं। और ध्यान रखिए इसकी राजधानी क्या है? हवाना दोस्तों इसकी राजधानी है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? ऑप्शन नंबर एक नरहरि राव है, ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू है, ऑप्शन नंबर सी विनोद राय है, ऑप्शन नंबर डी सोनाली सिंह। चारों ही ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। देखिए हो सकता है दोस्तों ऑप्शन कुछ और आए हो एग्जाम में, पर मेरा उद्देश्य साफ साफ यह है कि मैं इस सवाल से कौन से नए सवाल बन सकते हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करूं। क्योंकि दोस्तों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आने वाली परीक्षा के सवालों को तुम फोड़ सको, यह मेरा उद्देश्य है। देखिए अगर पूछे आपसे भाई सारे दोस्तों, देखिए जो भी आपको कोर्स लेना हो ना आप दोस्तों, उसकी फीस कितनी है वो मुझे नहीं पता ना, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उत्कर्ष ने ये फीस डिसाइड की है और उत्कर्ष इतनी गुणवत्ता देने में सक्षम है, तो आप कोर्स को परचेज कीजिएगा। वरना जहां पर फीस कम है आप वहां परचेज कीजिए, पर कहीं पर भी परचेज करके नहीं अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना। वक्त को मत खोना, क्योंकि वक्त दोस्तों आपको फिर वापस समय नहीं देगा ना। देखिए वर्तमान सीएजी कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पहली बात तो ध्यान रखिएगा ये कंप्ट्रोलर है। क्या है? कंप्ट्रोलर है एंड ऑडिटर जनरल है, ये बात आपको नोट करनी है। आर्टिकल पूछे आपसे 148 से 151 जो है ये इसके आर्टिकल हैं। अगर पूछे कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। राष्ट्रपति दोस्तों ध्यान रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट करता है। ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। नरहरि राव दोस्तों क्या थे? ये भारत के पहले सीएजी कौन थे? ये ध्यान रखिएगा नरहरि राव थे। वर्तमान में दोस्तों कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये वर्तमान में, लिखिएगा ये भारत के दोस्तों सीएजी कौन है? ये ध्यान रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू है। और यही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। अब देखना विनोद राय दोस्तों भारत के पूर्व सीएजी रह चुके हैं क्या? ये विनोद राय भारत के पूर्व सीएजी रह चुके हैं। पर मेरा इस सवाल में इस ऑप्शन को डालने का
क्या उद्देश्य है, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा इस सवाल में इस ऑप्शन को क्यों डाला गया। और सोनाली सिंह दोस्तों आप सभी जानते हैं ये कौन है, ये है CGA, ये ध्यान रखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगर आपसे पूछे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है तो वो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों सोनाली सिंह। और विनोद राय को क्यों डाला ये आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। आगे देखिएगा कौन सा डांस दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है। सवाल बड़ा आसान है पर मुझे लगा कि आपसे पूछा गया है तो दोस्तों आपके सामने रख दो। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, अरे अंजलि पढ़ ले, है ना, पढ़ ले अंजलि वरना भाग जाएगी अंजलि, है ना। कौन सा नृत्य है, वरना फिर वही कहोगे तुम मेरी हो नहीं सकती और मैं तुम्हारा हो नहीं पाऊंगा ना, वो वाला सिस्टम होएगा। पढ़ ले चुपचाप, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम भी थप्पड़ में रहते हो ना। कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। कथकली दोस्तों आप सभी को पता है कहां का, केरल का डांस है कथकली। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी कहां का दोस्तों, ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। सत्रिया दोस्तों कहां का, असम का क्लासिकल डांस सत्रिया है। भरतनाट्यम कहां का दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहां का, तमिलनाडु का, ध्यान रखिए भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम की फेमस दोस्तों नाम लिखिएगा। भरतनाट्यम को क्लासिकल डांस में दोस्तों क्लासिकल डांस की श्रेणी में लाने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी। कौन थी, रुक्मणी देवी। अगर पूछे सत्रिया से संबंधित कौन है, शंकर देव। कौन है, शंकर देव दोस्तों इससे संबंधित है सत्रिया से। अगर पूछे अगला क्वेश्चन आपसे कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति, कौन है, यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है ये कुचिपुड़ी की भी है और भरतनाट्यम की है, पर आपको ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी की है दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया इसका करेक्ट आंसर। टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, सवाल आपके सामने कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में मिलती है। देखिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के जस्ट ऊपर दोस्तों क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं ना। अगर पूछे क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है, समताप मंडल है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसके ऊपर दोस्तों कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है, इसे मीजोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर दोस्तों ध्यान रखिएगा आयन मंडल होता है, इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। अब देखिए क्षोभ मंडल दोस्तों मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं कहां होती हैं, ये ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधित गतिविधि, चाहे दोस्तों आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मौसम संबंधित जो एक्टिविटी है ये क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर मिलती है कौन सी परत, ओजोन परत मिलती है, ध्यान रखिएगा। और इस ओजोन परत में अगर आपसे पूछ ले कि इसका तापमान दोस्तों क्या है, समताप मंडल का तापमान समान है, इसीलिए यहां पर दोस्तों जो ये एरोप्लेन है ये एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। ओजोन परत कहां मिलती है, समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। और अगला दोस्तों ये मध्य मंडल, यहां पर तापमान तेजी से कम होता है। और यहां आयन मंडल में दोस्तों आपके जितने भी आपके संचार है ना वो सभी दोस्तों कहां से संचालित होते हैं, आयन मंडल से संचालित होते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे गुरुजी एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ गुरुजी, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि सर ये जो ओजोन मंडल है इसमें जो ये ओजोन है इस ओजोन की मापने की इकाई क्या है, तो लिखिएगा डॉप्सन। क्या है, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सर एक बात बताओ ये जो ओजोन है इसका फॉर्मूला क्या है, O3। क्या है, O3 इसका फॉर्मूला है। अगला ये ओजोन परत कौन सी किरणों को रोकती है, यूवी किरणों को रोकती है। यूवी किरणें दोस्तों किसके लिए हानिकारक है, स्किन कैंसर के लिए हानिकारक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे कि ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ये मॉन्ट्रियल कहां स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है, इसीलिए 16 सितंबर को ध्यान रखिएगा ओजोन संरक्षण दिवस बनाते हैं। और ये अभी हाल ही में यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो ओजोन है दोस्तों इस ओजोन का क्षरण जो है, इस ओजोन का डिप्लेशन जो है किस कारण हुआ, तो ध्यान रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हिंदी में फ्रियोन कहते हैं। और ये किसके रूप में काम आता है, शीतलक के रूप में, रेफ्रिजरेटर में दोस्तों काम आता था। तो इतनी सारी जानकारी एक सवाल के अंदर
अंदर इसे कहते हैं दोस्तों पूरी तरह का पोस्टमार्टम। देखिए सारे के सारे मंडल ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ये दोस्तों आपके सामने किसका, ये साइंस का पोर्शन है। ओजोन क्या है, ओजोन का दोस्तों आपके ये आपके पर्यावरण का क्वेश्चन हो गया और ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन। कुल मिलाकर सारी बातें आपके सामने। आगे देखिएगा, भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले महान न्यायवादी कौन थे? सवाल आपके सामने। ये सवाल देखिए, भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले महान्यायवादी, महान्यायवादी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है वो दोस्तों इसे कहा जाता है, किसको? महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल दोस्तों कहा जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे आर्टिकल कौन सा 76 है, ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो लिखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेखपाल वालों क्लास लूंगा ना, चिंता मत करो लेखपाल वालों, बस एक आध दो क्लास और लूंगा एसएससी के ऊपर, फिर लेखपाल के ऊपर जो क्लास है वही चालू होंगी। कहां पर? यूपी उत्कर्ष के ऊपर। अभी नाम सोच रहा हूं नाम क्या रखूं सीरीज का ना, चिंता मत करो। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 और राष्ट्रपति दोस्तों इसके प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। अगर मैं पूछूं आपसे महान्यायवादी जो है दोस्तों, ये महान्यायवादी, इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़ जो है ये भारत के दोस्तों फर्स्ट महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन आपसे, इनका कार्यकाल दोस्तों सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वो किसका रहा दोस्तों? एमसी सीतलवाड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अगर पूछे आपसे सबसे कम किसका रहा गुरुजी? सोली सोराब जी। अब देखना कमाल का सवाल लिखवा रहा हूं आपको। सोली सोराब जी जो है ध्यान रखिए 2 बार दोस्तों सीएजी बने। क्या 2 बार? ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल बने 2 बार, ये भी ध्यान रखना। एक बार दोस्तों आपके केवल 1 साल के लिए बने थे 1989 से 1990 तक, और दूसरी बार दोस्तों 1998 से 2004 तक के लिए बनाए गए। तो 2 बार अटॉर्नी जनरल रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? सोली सोराब जी। और सबसे कम कार्यकाल किसका है दोस्तों? ये भी सोली सोराब जी। कमाल देख रहे हो आप, 2 बार अटॉर्नी जनरल रहने वाले एकमात्र कौन है? सोली सोराब जी। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? सोली सोराब जी। दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों के वेणुगोपाल जो है ये भारत के महान्यायवादी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सीतलवाड़ इसका करेक्ट आंसर। अब 2-4 बातें दोस्तों महान्यायवादी के बारे में। एक तो ये भारत का सबसे बड़ा वकील, ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है? ये महान्यायवादी है भारत सरकार का दोस्तों। अब आप सोचिएगा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट है। अब ऐसा थोड़ी दोस्तों सारे के सारे मंत्री प्रधानमंत्री दोस्तों साइकिल चला के कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और भाई साहब सारे के सारे दोस्तों आपके 500-600 आपके क्या हो सांसद हो, 500-200 दोस्तों मंत्री आपके प्रधानमंत्री हो, और सब के सब दोस्तों खड़े कहां? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं होगा रसगुल्ला, इन सब की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, प्रतिनिधि जाएगा, और वो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। तो भारत सरकार का वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों क्या ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये बैठक में भाग तो ले सकता है, पर दोस्तों ये मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, इसीलिए वोटिंग में भाग नहीं लेगा। बैठक में भाग लेगा पर वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ये ध्यान रखिएगा। सोली सोराब जी 2 बार दोस्तों एजी अटॉर्नी जनरल रहने वाले व्यक्ति है, और 1989 से 90 के बीच में, और 1998 से 2004 के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित नहीं है? देखिए ये त्योहार वाला जो गायत्री मंत्र था ना उसी का सवाल है, और ये 2 सवाल थे, मैंने एक कर दिया। एक बार पेपर में पूछा बथुकम्मा, किसके बारे में? बथुकम्मा कहां का त्योहार है? ये क्वेश्चन अलग आया। त्रिशूर पुष्म कहां का त्योहार है? ये क्वेश्चन अलग आया। तो मैंने दोनों का एक कर दिया है। बथुकम्मा दोस्तों ध्यान रखिएगा फूलों का त्योहार कहते हैं इसे, और ये तेलंगाना, कहां? तेलंगाना का त्योहार है बथुकम्मा, आपको ध्यान रखिएगा। और मैदराम यात्रा ये भी दोस्तों ध्यान रखिए तेलंगाना। त्रिशूरपुरम याद करो केरल का फेस्टिवल दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती मैया। अगला दोस्तों पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का, तमिलनाडु का पोंगल है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों पोंगल पर कौन सी दौड़? जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू दौड़। अगला ट्यूलिप दोस्तों, अरे ट्यूलिप गार्डन कहां? जम्मू कश्मीर
कश्मीर में, तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ, जम्मू कश्मीर में। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है त्रिशूरपुरम, इसका सटीक आंसर है। कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? आगे देखिएगा, असत्य को पहचानना है। 4 झील हैं और वो झील किस राज्य में, वो सवाल हमारे सामने पूछ लिया। करवा देंगे रिवीजन यार, करवा देंगे ना। एमपीपीसीएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों एक तो एसएससी के ऊपर क्लास ली है, उसका लिंक मैं अभी डलवा दूंगा आपके करंट अफेयर्स विद वाइट करंट अफेयर्स वाले ग्रुप के अंदर। एक मैंने मेन चैनल पर क्लास ली है, ये दोनों क्लासें लगभग 1.5 घंटे की क्लास है। इनमें से आपके 5-7 सवाल सीधे सीधे हूबहू पूछे जाएंगे, इन्हें पढ़ के जाना। एमपीपीसीएस वालों पढ़ के जाना। इन दोनों के लिंक मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर क्लास खत्म होते डालूंगा, आप समझ लेना कि मैंने आपके लिए डाली है, ठीक है। अब देखिए हुसैन सागर दोस्तों, जितने मैं दोस्तों सवाल को पलटता हूं ना, इतने भाई साहब तुम्हारे आंसर आते हैं। कई तो रसगुल्ला दोस्तों, जोन सा ऑप्शन उन्हें ठीक लगता है ना, वो सा ऑप्शन चेप देते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। गुरुजी क्या मतलब, जय माता दी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई, हुसैन सागर तेलंगाना है ना, तुम्हारा दोस्तों तुक्का किस पे गया, ऑप्शन नंबर डी पर, हुसैन सागर तेलंगाना करेक्ट आंसर। दोस्तों आंसर ध्यान रखिएगा, हुसैन सागर तेलंगाना में, और ये हार्ट की आकृति में क्या है दोस्तों, ये झील है हुसैन सागर। लोकटक झील अगर पूछे आपसे मणिपुर में, ठीक बात है, और काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी झील के किनारे स्थित है, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। अगला देखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों, और ये खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। इसके दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीच में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कोल्लेरू झील ये कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू झील मीठे पानी की झील है। केरल में दोस्तों कौन सी झील है, तो लिखिएगा केरल में आपके बैमगनाथ झील, कौन सी, बैमगनाथ जो झील है, और अष्टमुडी, कौन सी, अष्टमुडी जो झील है, ये दोनों ध्यान रखिएगा केरल के अंदर स्थित है। सर तुक्का ठीक लगा, अच्छा ऑप्शन नंबर डी हो भाई साहब, अद्भुत है, अद्भुत हो दोस्तों। तुम तो, तुम्हारे चरण कहां है, क्या तुम्हारे चरण कहां है दोस्तों, अद्भुत प्राणी हो ना, एकदम ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी सर तुक्का ठीक लगा ना, तो सवाल ठीक होना चाहिए, भाड़ में जाए कैसे किया ना। तो कोल्लेरू झील दोस्तों कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। केरल दोस्तों ध्यान रखिए, केरल के अंदर बैमगनाथ और अष्टमुडी झील है। आगे देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया। अगर पूछे आपसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय द्वारा पारित हुआ दोस्तों, तो नोट करना, ऑप्शन नंबर 1 मिंटो, ऑप्शन नंबर बी चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिटन, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। देखिए अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखना मिंटो की बात करें दोस्तों, लैला ने खाई मिंटो फ्रेश, क्या लैला ने खाई मिंटो फ्रेश, मजनू हो गया फुल इंप्रेस, ठीक है। हाँ मिंटो दोस्तों ये जो है ना, ये 1909 का जो अधिनियम था ना, उसमें दोस्तों कौन था, मार्ले मिंटो। कौन था, मार्ले मिंटो। 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो अधिनियम। और अगर आपसे पूछे इसी अधिनियम में कौन सी खास बात है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है इसी अधिनियम के अंदर सामने आती है। अगला दोस्तों देखिए, चैम्सफोर्ड। अगर पूछे 1909 का जो अधिनियम है, इसमें 1919 के अधिनियम में कौन है, चैम्सफोर्ड है। और अगर पूछ ले दोस्तों आपसे, इनके समय ही कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसी के समय दोस्तों ध्यान रखिएगा, चोरी चोरा घटना जो है होती है। लिटन की बात करूं मैं आपसे, लिटन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कौन सा, वर्नाकुलर दोस्तों प्रेस एक्ट। और अगर पूछे ये कब आया, ये 1878 में आता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखिएगा, ये पत्रकारिता का गला घोटने वाला दोस्तों अधिनियम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काला कानून कहते हैं किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहते हैं। और इसे वापस दोस्तों किसने लिया, तो इसे वापस लिया किसने, रिपन ने इसको वापस लिया। किसने, रिपन ने वापस लिया। इसने, लिटन ने दोस्तों आर्म्स जो एक्ट है ये भी पारित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये लिटन के द्वारा पारित होते हैं। अब बताओ लिटन को दोस्तों किस नाम से, किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों, वायसरॉय की लिस्ट में कमेंट बॉक्स में छापिएगा। डलहौजी की
बात करूं मैं आपसे तो डलहौजी के कार्यकाल में लिखिएगा, एक तो अगर पूछे आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यपगत का जो सिद्धांत है ये कौन लेकर आया? डलहौजी दोस्तों लेकर आए। अगर पूछे आपसे अवध को कुशासन के आधार पर किसने मिला लिया? डलहौजी ने मिला लिया। झांसी को दोस्तों गोद निषेध प्रथा के आधार पर किसने मिलाया? डलहौजी ने मिलाया। डलहौजी के समय दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे शिक्षा का दोस्तों, अगर पूछे शिक्षा के बारे में तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना 1854 में होती है डलहौजी के समय। इसका उपनाम दोस्तों ओवन मैराथन लिखिएगा दोस्तों, ओवन मैराथन जो है ये इसका उपनाम है लिटन का। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लिटन इसका आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का एक्ट है। आगे देखिएगा, चिंटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन नंबर 1 फार्मिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर 2 एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर सी मैलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाँ मान लिया रे, मान लिया। ओवन मैराथन दोस्तों इसका उपनाम था किसका? लिटन का ना। अब 4 ऑप्शन आपके सामने। करजन, अरे दोष वाला जो वायसराय था ना उसका नाम था करजन। बंगाल विभाजन के समय दोस्तों भूलों का काल किसका है? भूलने वाला काल दोस्तों, दोषों का काल जो है, गलतियों का काल किसे कहते हैं? करजन के कार्यकाल को बोलते हैं। चाहे बंगाल विभाजन दोस्तों किस समय हुआ? करजन के कार्यकाल में हुआ बंगाल विभाजन। आंसर देखिए, चिंटी के डंक में कौन सा एसिड है? फार्मिक एसिड दोस्तों। ये लाल चींटी के डंक में क्या होता है? लाल चींटी के डंक में दोस्तों फार्मिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका जो है, सिरका या फिर इंग्लिश में कहते हैं विनेगर, क्या विनेगर दोस्तों, ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल है। मैलिक अम्ल किसमें होता है? एप्पल, किसमें? एप्पल में होता है मैलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों H2SO4, क्या H2SO4, और इसमें क्या मिला? इसमें मिला HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये मिल गया दोस्तों, मिलकर बन गया क्या? ये मिलकर बन गया एसिड रेन। क्या बन गया? एसिड रेन, ये मिलकर के बन गया। तो अगर आपसे पूछे एसिड रेन में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और ध्यान रखिए दोस्तों नाइट्रिक अम्ल होता है, इसे मिलाकर के एसिड रेन जो है कहा जाता है। एसिड रेन की जो पीएच है वो दोस्तों ध्यान रखिए 7 से कम होती है, लगभग 5.4 के आसपास रहती है। इस एसिड रेन से इमारतें खराब होती हैं। सर पृथ्वी घूम रही है, हाँ, अगर मैं थप्पड़ माना ना तू भी घूमेगा, क्या तू भी गोल गोल लाडू की तरह घूमेगा? पृथ्वी घूम रही है। अरे देवा रे देवा, रामफल। दोस्तों देखिए एसिड रेन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। किसको? एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग जो है कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? देखिए जलधाराएं दोस्तों 2 तरह की हो सकती हैं, गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती है, 2 ही है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अद्भुत। अब देखो गल्फ स्ट्रीम की बात करूं मैं आपसे, देखिए गल्फ स्ट्रीम दोस्तों एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है ना। अगर आपसे पूछिए गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों गर्म जलधारा है। अगर पूछूं कहां पर बहती है तो ध्यान रखिए ये दोस्तों आपके जो उत्तरी अमेरिका है यहां पर ये बहती है। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये दोस्तों आती है गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से आती है दोस्तों कौन सी? आपके ऊपर से आती है लैब्राडोर। कौन सी है? लैब्राडोर। अब मुझे बताओ दोस्तों जो ध्रुवों की तरफ से आएगी ये ठंडी जलधारा होगी, और जो दोस्तों आपके भूमध्य रेखा की तरफ से आएगी वो ध्यान रखिएगा गर्म जलधारा होने वाली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं उस स्थान पर बनता है प्लैंकटन। क्या बनता है? उस स्थान पर ध्यान रखिएगा प्लैंकटन बनता है। और दोस्तों जो प्लैंकटन होता है ये ध्यान रखिए ये मछली उत्पादन के लिए, मछलियों का खाद्य पदार्थ होता है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है मछली उत्पादन के लिए बड़ा उपयोगी है। इसीलिए यहां पर कौन सी बैंक है? यहां पर ध्यान रखिएगा ग्रांड जो बैंक है दोस्तों ये यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है दोस्तों, और अगर पूछे आपसे लैब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा, दोनों आपको ध्यान रखना। गुरुजी एक सवाल और बताओ कि अभी हाल ही में अल नीनो जो है ये कैसी जलधारा है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लालिनो दोस्तों ये कैसी जलधारा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। देखिए अल नीनो कैसी है याद करो, अल नीनो
कौन बताएगा दोस्तों अल्नीनो कैसी चल रहा है? देखते हैं कौन बताने वाला है। लालीनो कैसी है, अल्नीनो कैसी है, दोनों का आंसर आपको छापना है। मैं देखना चाहता हूं किस किस को याद है अपनी वाली ट्रिक दोस्तों, किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला, वीरेंद्र कुमार पठानिया को किस बल का महानिदेशक जो है अपॉइंट किया गया? सवाल आपके सामने कि वीरेंद्र कुमार जो पठानिया है इन्हें किस बल का निदेशक अपॉइंट किया गया? करंट का सवाल है और हमने खूब पढ़ा है दोस्तों बी एस पठानिया का, बी के पठानिया, वीरेंद्र कुमार पठानिया। ध्यान रखिएगा, असम राइफल्स की अगर बात की जाए तो असम राइफल दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? कछार लेवी जो है ये इसका पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा ना। अगर मैं पूछूं आपसे कहां इसका मुख्यालय, शिलोंग के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, मेघालय में। अगर पूछा जाए आपसे असम राइफल्स के कौन हेड है? प्रदीप चंद्रन जो नैयर है ये दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो नोट कीजिए असम राइफल्स को उत्तर पूर्व का प्रहरी जो है ये भी दोस्तों कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व का प्रहरी असम राइफल्स को कहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, अगर पूछा जाए आपसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो ध्यान रखिए सीमा सुरक्षा बल। अगर पूछूं मैं आपसे कौन इसके हेड है? पंकज कुमार सिंह जो है ये वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है। अगर पूछा जाए तो गुरुजी अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड इसके हेड कौन है? तो ध्यान रखिए वीरेंद्र कुमार पठानिया जो है वो इसके हेड है। अगला, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसके हेड कौन है? कुलदीप सिंह। ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है कुलदीप सिंह। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज के कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपके सामने रख दिए, जो भी अति महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातें मैंने आपके सामने की हैं। हर सवाल में कहीं ना कहीं दोस्तों 4 अन्य सवाल जो है वो आपके सामने है। आप कोई भी सवाल उठाइएगा, हर सवाल की व्याख्या, मतलब जितनी व्याख्या दोस्तों एक ऑफलाइन क्लास में नहीं हो पाती है, आप सोचिए इतना कंटेंट दोस्तों ऑफलाइन क्लास में मैं अगर लिखाने बैठ जाऊं ना, आप यकीन मानिएगा 2 घंटे से कम लगेंगे इसमें, इसे लिखाने में। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन क्लास में थोड़ी बहुत बातें भी होती है, ऑफलाइन क्लास में दोस्तों लिखने का समय मिलता है, ऑफलाइन क्लास में दोस्तों लिखाना भी पड़ता है, ऑफलाइन क्लास में थोड़ी स्पीड जो है वो धीमे होती है। ऑनलाइन में दोस्तों एक ही बात होती है और वो है कि ऑनलाइन में आप टाइम पास नहीं कर सकते। अगर आपसे आता है, अगर आपने कम समय में दोस्तों चीजें बताई हैं तो ही आप ऑनलाइन में सक्सेस होंगे। ये ऑनलाइन की खास विशेषता बता रहा हूं। जो नए हमारे दोस्त अभी यूट्यूब पर आए हैं ना, मैं तो दोस्तों थोड़ा बहुत पुराना हो गया हूं, अब जो नए यूट्यूब पर आए हैं अभी दोस्त, एक बात ध्यान रखना, ऑनलाइन की सबसे खास विशेषता है कि कम समय में अगर आपने अधिक पढ़ाया और कैमरे में देख के पढ़ाया तो आप ऑनलाइन की दुनिया में सफल हैं, आप ऑनलाइन की दुनिया में सक्सेस हैं। तो कैमरे की आंखों में आंखें डाल के आपको पढ़ाना है और तुम्हें मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये आपके सामने क्लास थी और इसके बाद में अब दोस्तों आपके सामने लगभग जो है दोस्तों 3 घंटे का समय बचा हुआ है। आपके जो भी आपका दोस्तों आपके छूट है उसमें लगभग 3 घंटे का समय बचा हुआ है। इस 3 घंटे के समय का पूरा उपयोग आप करिएगा। अरे मैंने 1 घंटे का जो कंटेंट था ना वो आपको दोस्तों 40 मिनट में पढ़ा दिया।